नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं जीडीपी का जो नंबर होता है वो हमारे देश में 2 महीने के डिले के बाद आता है। अब मान लीजिए 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था, तो इस हिसाब से 2 महीने के बाद एग्जैक्टली मतलब 31 मई को या फिर 30 मई को जो आंकड़ा है वो रिलीज होना था, जो कि हमेशा से होता आया था। लेकिन क्या हुआ कि इसको एक हफ्ता डिले किया गया। आप देख सकते हो इंडिया इज डिलेइंग इट्स की Q4 जीडीपी डेटा रिलीज बाय अ वीक। और यहाँ पर सरकार का कहना था कि क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इस बार कुछ जो डेटा है वो लेट आ रहे हैं और इसीलिए हम इसको 5 जून को रिलीज करेंगे। और फाइनली आज शाम 4 बजे जो इसका डेटा है वो रिलीज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो निकल कर आई है, देखिए इस बार जो डेटा उसमें 2 जीडीपी के आंकड़े देखने को मिलेंगे। एक तो Q4 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में, इन 3 महीने में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही। और क्योंकि ये पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, तो पूरे साल भर की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, तो वो रहा है आपका 7.7%। और जो Q4 जीडीपी ग्रोथ है वो है आपका 7.8%। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि किस वजह से ऐसा रहा और यहां पर कुछ हिडन कंसर्न्स क्या हैं। आज सुबह सुबह आरबीआई का भी यहां पर एमपीसी रिपोर्ट आई थी और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको मिलती है। इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और यहां पर स्मार्ट मॉडल बेस्ड एक हमने डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें आप अपनी पूरी जो प्रोग्रेस है उसको अच्छे से ट्रैक पर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग फीचर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो भी आपको पैकेज चाहिए अलग अलग फीचर्स के हिसाब से आप वो अवेल कर सकते हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि हमारे देश में जो जीडीपी का आंकड़ा है वो कौन रिलीज करता है। यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अंदर आता है NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इसके अंदर आता है एक डिवीजन जिसका नाम है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। इनके द्वारा आंकड़े रिलीज किए जाते हैं। और इस बार आप देख सकते हो यहां पर एक तो जो प्रोविजनल एस्टिमेट है जीडीपी का 2025-26 का, एक तो ये, और दूसरा जो क्वार्टर जीडीपी है आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका आंकड़ा देखेंगे। देखो यहां पर आप देख पाओगे कि जो जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर जीडीपी का आंकड़ा है वो है 7.8%, और पूरे साल भर की जीडीपी का आंकड़ा है 7.7%। अगेन थोड़ा सा मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू बता दूं ताकि पिछले से आप कंपेयर कर सको। ये जो आप देख रहे हो ना ग्राफ, ये पूरे साल भर का दिखा रहा है, मतलब एक एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। अब आपको याद होगा 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, जब कोविड था, तो ये हमारा जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी और इसकी वजह से बेस इफेक्ट आया था, और अगले साल हमारी जो जीडीपी है वो पहुंच गई थी आपकी 9.7%, राइट। और फिर अगले साल यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी वो था आपका 7.6%, और उसके बाद आपका गया 7.2%, देन 7.1%, और अभी जो आंकड़ा आया वो आया है 7.7%। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले 3 साल के सबसे उचले स्तर पर चली गई है, ये आपको समझना है। और जो Q4 है इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब Q4 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, मैंने आपको क्या बताया, ये रहा 7.8%। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले से तो ये 8% था, मतलब Q3 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8%, Q2 का जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखोगे तो 8.2%, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 6.7%, ये Q1 का जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो इसी का एवरेज है एक प्रकार से, ये पूरा साल भर का निकल गया ना, तो पूरे साल भर का आया 7.7%। आई थिंक ये डेटा आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो नंबर आया इस बार वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बताया ये जा रहा है कि ज्यादातर जो एक्सपेक्टेशन था इकोनॉमिस्ट का वो था 7% से लेकर 7.3% के बीच में, कि यहां पर हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में 7% से लेकर 7.3% हो सकती है। और इसका कारण भी था क्योंकि वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, ग्लोबल डिमांड कमजोर थी, एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया, ट्रेड टेंशन यहां पर यूएस के साथ। आप देख ही रहो पिछले साल भर से जब से ट्रंप बने हैं तो उसके बाद से आप देखो ना लगातार टैरिफ और इसी सब में हम उलझे हुए थे। लेकिन जो
आंकड़ा आया है यहाँ पर 7.8% का Q4 का, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि यहाँ पर ज़्यादा आया है एक प्रकार से। और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक आई है 7.7%। अच्छा, जीडीपी को समझिए, मैं बार बार जब जीडीपी कह रहा हूँ इसको समझोगे तभी आप यहाँ पर जो रियल डेटा है जो सरकार ने रिलीज किया है वो आप समझ पाएंगे। एक तो चीज़ ये समझिए कि जब हम जीडीपी कहते हैं मतलब पूरे साल भर में हमने कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, तो उसी को जीडीपी ग्रोथ जीडीपी कहा जाता है। जैसे मान लो हमने एक साल पहले प्रोड्यूस किया था 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इस साल हमने प्रोड्यूस किया 110 रुपए की, मतलब जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, 10% हुआ। तो वही चीज है। और जीडीपी के मेनली यहां पर 4 कंपोनेंट होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझना है। ये जो फिगर है ना, आपको यहां पर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखिए, सरकार ने यहां पर जो डेटा रिलीज किया है, ये मैं बता रहा हूं पूरे साल भर की जीडीपी, हम सिर्फ Q4 का नहीं देख रहे हैं, पूरे 2025-26 का देख रहे हैं। तो यहां पर 2 आंकड़े आपको मिलेंगे, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस पर और दूसरा होता है करंट प्राइसेस पर। जो करंट प्राइसेस पर जीडीपी ग्रोथ रेट हम देखते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, और जो कांस्टेंट वाले पे देखते हैं इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। और आपको पता होगा इस बार पहली बार हमने यहां पर जो बेस रेट है उसमें चेंजेस देखा है। मतलब अभी तक बेस क्या चल रहा था, जीडीपी का बेस चल रहा था 2011-12 का, राइट। अब हम आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं 2022-23 पर, ठीक है। तो अब से जो हम आंकड़ा देखेंगे वो रहेगा आपका जीडीपी बेस ईयर रहेगा 2022-23 का। तो वही है ये कांस्टेंट प्राइसेस, तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, प्राइवेट कंजम्पशन सी, ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम बात कर रहे थे वो ये है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे साल भर में हमने कितना प्रोड्यूस किया। प्राइवेट कंजम्पशन 179 लाख करोड़ रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना रहा, 32 लाख करोड़, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो रहा 1,04,000 करोड़ के आसपास। और ये सब कुछ और बाकी के भी वैल्यूज अगर आप जोड़ दो तो ये निकल कर आता है 323 लाख करोड़। तो ये हमारा जीडीपी है बेस ईयर 2022-23 के हिसाब से, रियल जीडीपी है, ठीक है। और इसमें अगर आप कंपेयर करो पिछले साल से, क्योंकि 2024-25 में हमने कितना प्रोड्यूस किया था, 299 लाख करोड़ का, और हमने कितना इस बार किया है, 323 लाख करोड़। तो इसका मतलब ग्रोथ कितना रहा, ये ग्रोथ रहा है 7.7%। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी रही है और उसको आप ग्रोथ में देखोगे तो आपको क्लियर कट आंकड़ा मिल जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% थी, फिर उसके पहले 7.2% थी। यही चीज जो मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया था, 7.1%, 7.2%, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, यही चीज अगर आप यहां पर देखोगे करंट प्राइसेस के हिसाब से, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि करंट प्राइसेस में हम इन्फ्लेशन को नहीं कर रहे हैं, तो करंट प्राइसेस में क्या होता है कि जो अभी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रहता है तो यहां पर आपको ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्शन हमने कितना किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, 346 लाख करोड़। और इसके आधार पर आप कंपेयर करोगे तो इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9%। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7%। अब हम आते हैं कि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी है उसके पीछे का कारण क्या है। एक तो है कंजम्पशन। देखो क्या है ना कि अगर आप बाकी के देशों को देखोगे, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, इनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल डिमांड कम हुआ, एक्सपोर्ट फिसला, तो उनकी जीडीपी एकदम धड़ाम से नीचे आ जाती है। लेकिन भारत में क्या, हमारा ह्यूज मार्केट है, ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हम पहुंच रहे हैं। सोचिए, तो अगर ग्लोबल डिमांड नहीं भी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो भी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहीं से डिमांड आ जाती है। और इसमें भी आप ध्यान से देखिए, हमारी जो जीडीपी है इसमें अगर आप देखोगे, इसमें 55% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। आप समझ रहे हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 10% कंट्रीब्यूशन आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से 32% जो है कंट्रीब्यूशन आता है हमारे जीडीपी के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो कारण है वो है मैसिव गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है कि सरकार भी नेशनल हाईवे, रेलवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, इन सब पे भी खर्चा कर रही है, जिसकी वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब अगर सरकार 100 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो उसकी वजह से सीमेंट, स्टील, मशीनरी, जॉब्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट आता है। एक ये भी कारण रहा। फिर तीसरा क्या है कि जो सर्विस सेक्टर अभी भी भारत के इंजन ग्रोथ का, मतलब सबसे बड़ा
कारण रहा है। इन IT, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब भी। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी इस बार रिजिलियंस था, मतलब एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी जो एल नीनो वगैरह का इंपैक्ट आएगा, इससे प्रोडक्शन कितना होगा, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हालत होने वाली नहीं पता। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, जिसकी वजह से रूरल इनकम, रूरल डिमांड, ये सब भी ठीक रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखा था। मतलब यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था हमारा 4.4% का, कि सरकार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च ना कर दे। इसकी वजह से सरकार को और बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन सरकार ने उसको मीट किया, फिस्कल डेफिसिट को 4.4%। खैर, ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या सब ऐसा ही रहने वाला है? नहीं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी जो US ईरान का वॉर खत्म नहीं हुआ है, इन सब की वजह से काफ़ी सारे टेंशन्स है, हिडन कंसर्न्स है इन GDP नंबर्स के पीछे। सबसे बड़ा बात है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो, अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत कमज़ोर है। मतलब कि जब देखो क्या होता है ना, आप कितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दें, कुछ भी हो जाए, हमारे देश की प्रगति लॉन्ग टर्म में तभी हो पाएगी। और जब हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात करते हैं ना, कि यहाँ पर हमारा GDP ग्रोथ रेट 10%, 11%, जैसे चाइना ने पिछले 20 साल में करके दिखाया, वो अगर हम चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकेगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब अच्छा होगा? जब उनको बेटर माहौल मिलेगा देश के अंदर, यहाँ पर डिमांड का एक्सपेक्टेशन बेटर रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हों। लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रही, वो अभी काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। देखो, भारत के अंदर बड़े स्तर पर वर्कफोर्स है, जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है। मिलियंस ऑफ यंग पीपल हैं। अभी रिसेंटली देखिए किस तरह से नीट को लेकर, बाकी एग्जाम्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। मतलब ग्रोथ तो हो रहा है, हम 7.8%, 8% की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एनफ जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? क्या हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? वेज ग्रोथ क्या सफिशिएंट है कि नहीं? तो इसके ऊपर सरकार को अगेन फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम अभी के लिए है, वो है ऑयल प्राइस की वल्नरेबिलिटी। मतलब आप समझो, अगर क्रूड ऑयल में $10 का इजाफा होता है, तो इसकी वजह से हमारी GDP 0.25% तक इम्पैक्ट होती है। तो इस पे भी सरकार देख सकती है कि और क्या कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। मॉनसून का खतरा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर रेनफॉल में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो अभी एल नीनो की चर्चा हो रही है, सुपर एल नीनो की भी इनफैक्ट चर्चा हो रही है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो ये अगेन हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होगा और अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। और ये देखो, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा, आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। RBI ने भी अपने पॉलिसी में साफ साफ कह दिया है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर GDP ग्रोथ रेट कम होने वाली है। अभी हमने कितना देखा, 7.7% पूरे साल भर की GDP 2025-26, लेकिन 2026 बेसिकली 2026-27 की अगर हम बात करें तो ये गिरकर हो जाएगी 6.6%। इनफैक्ट इसके पहले तो RBI ने 6.9% बोला था, लेकिन इसको फिर फर्दर गिरा दिया है, क्योंकि अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऑयल प्राइस, ग्लोबल स्लोडाउन, एक्सटर्नल ट्रेड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो आप देखोगे तो मार्केट में कई सारे रिपोर्ट्स, अभी रिसेंटली मैं देख ही रहा था, जस्ट 2-3 घंटे पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई है, जिसमें बोला गया है कि 2060 तक भारत जो है वो चाइना को सरपास कर देगा। तो ये सब बात बोलने की बातें हैं। कब होगा 2060 तो बहुत दूर हो गया ना, अभी तो पता नहीं 30-40 साल की दूर की हम बात कर रहे हैं। तो तब तक क्या होगा, नहीं होगा PPP के अकॉर्डिंग, तो ये सब छोड़ो। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन, अभी स्पेशली ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें स्थिति अच्छी है नहीं। देखते हैं क्या होता है इसको लेकर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो, हम GDP की बात करते हैं, GDP एट मार्केट प्राइसेस और GDP एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस चीज की वजह से डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027, 28, 29 के लिए। अलग अलग बैचेस हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, रिवीजन टेस्ट, और इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर ही भेज दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।